7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी शनिवार को नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। टर्मिनल भवन का निरीक्षण करने के साथ ही जनसभा को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मिली 68% अनुमोदन रेटिंग। दुनिया के बाकी नेता काफी पीछे। बंगाल के भवानीपुर में भाजपा के अस्थायी शिविर बनाने पर हंगामा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शुभेंदु अधिकारी ने सीईओ से की बात। हाईकोर्ट के निर्देशों का दिया हवाला। असम, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव की गहमागहमी। और प्रभु राम के जन्मोत्सव की तैयारियों में डूबी अयोध्या। कल सुबह 6:30 बजे से विशेष पूजा। दोपहर 12 बजे रामलला के मस्तक पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। लगाए जाएंगे 56 भोग। और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसे दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दोनों हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली एनसीआर को विश्व के प्रमुख विमानन केंद्रों में स्थान मिलेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इसके पहले चरण का विकास लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया है। इस हवाई अड्डे में एक मजबूत कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, एकीकृत कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक क्षेत्र शामिल है। ये हवाई अड्डा एक टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार अवसंरचना परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ संचालन करना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित ये हवाई अड्डा एक मल्टी मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का सुगम समन्वय भी होगा, जिससे यात्रियों और माल के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% अनुमोदन रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके विपरीत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके। यूरोपीय नेताओं में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% अनुमोदन रेटिंग मिली, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 17% के साथ सूची में लगभग सबसे नीचे रहे। ये रैंकिंग कई देशों में वयस्कों की राय के 7 दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है।
ये ताज़ा सर्वेक्षण ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी शिविर को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर पर भवानीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, साथ ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्थायी शिविर बनाने को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश मौजूद है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी को अस्थायी शिविर बनाने से क्यों रोका जा रहा है। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने बांस से लदी गाड़ी को छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अस्थायी शिविर बनाने के लिए बांस से भरी गाड़ी से भी तृणमूल कांग्रेस डर रही है। और आइए अब खबरें देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और असम में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा और इनको लेकर जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान संबंधों को लेकर तीखी टिप्पणी की है, जिससे राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बीती रात इस मुद्दे पर बोलते हुए चुनावी शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गोगोई की पत्नी के पाकिस्तान स्थित बैंक खाते का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया, जो एक गंभीर मामला है और इस पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी बल्कि पाकिस्तान में बन सकती है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा का चुनाव है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चरम पर नजर आ रही हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, आइए इससे जुड़ी हुई खबर भी आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो चुनाव है वो चरम पर है और इसको लेकर जहां चुनावी पारा जो है वो एकदम हाई नजर आ रहा है। यहाँ भवानीपुर से एक खबर सामने आई है। बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे अस्थायी शिविर को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद विवाद गहरा गया है। पुलिस की कार्रवाई की खबर पर भवानीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात की। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, साथ ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्थायी शिविर बनाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश मौजूद है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी को अस्थायी शिविर बनाने से क्यों रोका जा रहा है। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद पुलिस ने बांस से लदी गाड़ी को छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अस्थायी शिविर बनाने के लिए बांस से भरी गाड़ी से भी तृणमूल डर रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। ताजा घटना में नरेंद्रपुर के
पंचपोटा इलाके में एक इमारत में देर रात गोली चली। रात को करीब 1 बजे पटुली पुलिस स्टेशन को पूर्वा फूल बागान में इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर हुई झड़प के बारे में जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर 2 लोग घायल पाए गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। राहुल दे को सिर में गोली लगने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे की हालत स्थिर है। पीड़ित जीत के मुताबिक कुछ लोगों ने रात को उन पर हमला किया, जिसमें राहुल दे उर्फ बम्बला की मौत हो गई। बहरहाल मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दीप रॉय, विधान बनर्जी, राजा बनेक और जयंतो घोष को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार नरेंद्रपुर के पंचपोटा इलाके में जुए के पैसों को लेकर यह विवाद हुआ था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका चुनाव आयोग को पहले से थी। उसने राज्य के पुलिस प्रशासन के सामने 6 बिंदुओं का लक्ष्य भी तय किया था। कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए अवैध हथियारों को जब्त करने के निर्देश दिए गए थे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा था और 19 मार्च तक इसकी अनुपालन यानी कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी थी। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए बूथ पर पुलिस की बजाय केंद्रीय बल की तैनाती की मांग की है। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने राज्य पुलिस के लोगों पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। ये पुलिस वाले चुनाव को प्रभावित करते हैं, ये लोग डराते हैं, ये जो फर्जी वोटर वोटिंग करते हैं ये लोग मौका देते हैं। इनके सामने छप्पा वोट होता है। हम लोग बहुत साल से बोलते आ रहे हैं, जनता की वही डिमांड है कि पुलिस को बूथ में नहीं आना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। चाहे आई कार्ड देखने से लेकर के पोलिंग स्टेशन अंदर तक जो एजेंट लोग और वहाँ मेंबर लोग मिल करके गड़बड़ करते हैं वहाँ के, उसको बंद करना चाहिए। जब सेंट्रल फोर्स का हाथ में दिया जाएगा तो फ्री फेयर इलेक्शन हो। टीएमसी नेता लोग जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ सबसे ज्यादा फर्जी वोटर है। और वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की आज कई इलाकों में चुनावी रैली होगी, लेकिन उनका फोकल पॉइंट क्या है वो समझते हैं। ममता उत्तर बंगाल को वापस जीतना चाहती हैं, इसीलिए अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी से चुनावी अभियान शुरू किया। मैनिफेस्टो में जो 10 प्रतिज्ञा ली है उसे पूरा करने पर जोर है। बाहरी वर्सेस भीतरी और बंगाली अस्मिता को मुद्दा बना रही हैं ममता। दरअसल उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बंगाली अस्मिता है। वे अपनी रैलियों में भाजपा को बाहरी और बंगाल विरोधी बता रही हैं। उन्होंने लगभग 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं ताकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं को हटाकर नए और साफ छवि वाले चेहरों को मौका दिया जा सके। इसके अलावा अपनी रैलियों में भी अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनका दावा है कि चुनाव आयोग के माध्यम से अधिकारियों का तबादला करना भाजपा की एक साजिश है। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में चुनाव से पहले भाजपा की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य की वर्तमान सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। We got only one seat from Chennai. We have to distribute to almost all the districts. And Kanyakumari, we are from the beginning we are more powerful, so we have got more seats from Kanyakumari because its alliance almost 234 belongs to us only. There is no any 27 or 18 or 11. All seats are our seats. Definitely we will win. Issue is issues. Lot of issues. What issue to tell? So it is almost large number of issues. So anti-incumbency is there. Women are not safe. So definitely people are distressed. So definitely we will win. और केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूडीएफ को जनता को जोड़ने और सशक्त बनाने वाला गठबंधन बताया, जबकि एलडीएफ और भाजपा पर एक गुप्त साझेदारी का आरोप लगाया। There are actually only two parties fighting in Kerala. One is the UDF alliance, and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams.
और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में फुटबॉल को भी मुद्दा बनाया है। कहा है कि फुटबॉल के प्रति जनता के जुनून के बीच वामपंथी सरकार ने लियोनेल मेसी को केरल लाने का जो वादा किया था वो अब तक अधूरा है। To every youngster, this election is very important. You have the numbers to decide it, and you have the right time to demand a change. I also know the football mania that runs through the streets of Kerala. I know how badly the youth of Kerala wanted to see Messi and other players. The CPIM promised that Messi would visit, but we know what happened to that announcement. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि केरल के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बने रहें और हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन केरल के लोगों ने तय कर लिया है कि ये बदलाव का समय है। The chief minister wants the prime minister to continue and the prime minister wants chief minister to continue. But the people of Kerala have decided that this is an election of change. I'm absolutely confident UDF will get a thumping majority. केरलम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। त्रिशूर से भाजपा उम्मीदवार पद्मजा वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ सक्तन सब्जी बाजार का दौरा किया और चुनावी प्रचार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि विकसित केरलम के लिए लोग एनडीए को जिताने की सोच रहे हैं। पूरा त्रिशूर में पद्मजा का फैमिली को अच्छा नाम है और हमारा बीजेपी भी है। पहले लोकसभा में सुरेश गोपी जी को भी इधर लीड मिला। मुझे लग रहा है ये चुनाव में भी हम लीड करेंगे, ज़्यादा लीड करेंगे। बीजेपी का वोट एंड पद्मजा का वोट के साथ हम बहुत अंतर से जीतेंगे, ऐसा है। पूरा केरल में भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए के साथ हम जीतने वाले हैं। बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि यूडीएफ एलडीएफ दोनों मिलके ये राज्य को खराब किया। और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिंडिकेट के तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने अलग अलग जगह से 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 21 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें सब मशीन गन भी शामिल है। इसी मुद्दे पर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र कुमार से बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। देखिए। लॉरेंस बिश्नोई समेत देश के बड़े गैंग्स को हथियार सप्लाई करने वाले हथियार तस्करों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट सीपी क्राइम सुरेंद्र कुमार जी हैं और उनके साथ पूरी टीम है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से किस किस तरह के हथियार बरामद किए? अभी तक कुल 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 21 वेपन अभी तक रिकवर किए गए हैं। ज़्यादातर वेपन फॉरेन मेड के हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड पिस्टल हैं और एक स्मॉल मशीन गन रिकवर हुई है जिसकी फायरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और ये एक डेडली वेपन है। ये भी नौशाद नाम के एक शख्स से इसको रिकवर किया कल। नौशाद इमरान और कामरान नाम के 2 शख्स के साथ काम करता है। ये लोग नेपाल से सप्लाई प्रोक्योर करते हैं। इन दोनों के जो हैंडलर हैं वो बांग्लादेश में शाहजाद अंसारी नाम का एक शख्स है जिसको एनआईए ने 2022 में सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस हुआ था उसमें आर्म्स सप्लाई में इनको गिरफ्तार किया था और उसमें गिरफ्तारी के दौरान इसको पिछले साल इसमें एंट्रीम बेल पर इसको बाहर आया था। ये एंट्रीम बेल इसने जंप किया और उसके बाद से एब्सकॉन्ड किया। ये इसकी लोकेशन अभी बांग्लादेश में पाई गई है। इस पर भी काम चल रहा है, आगे गिरफ्तारियां और भी संभावित हैं। सर, पाकिस्तान से भी लिंक इसका सामने आया है पूरे सिंडिकेट का, वो क्या इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें जब शुरू में हमने 2-3 फ़ोन आईडी चेक की थी तो उसमें 2-3 आईपीज़ हैं जो पाकिस्तान में टच में हैं, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो अभी वाली सप्लाई है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के रास्ते होता हुआ नेपाल पहुंचा है और नेपाल से सप्लाई इंडिया में आई है। इस पर काम किया जा रहा है। सर, कौन कौन से गैंग्स को सप्लाई होने थे हथियार? अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? इसमें निशांत अरोड़ा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया अभी, जो कृष्णनगर
थाने के एरिया का एक बैड कैरेक्टर है, बीसी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया। इससे वेपन की भी रिकवरी हुई है। ये लड़के ने अभी बताया भी है कि इसने बिश्नोई गैंग के लड़कों को भी आर्म्स की सप्लाई की है, जिस पर आगे काम किया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के 21 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें सब मशीन शामिल है। लेकिन फिलहाल इन सभी से पूछताछ जारी है और इनका मकसद क्या था ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन जगदेव के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मलकापुरम जिले में बस में आग लगने से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस जगतियाल से कालीगिरी जा रही थी। बस बजरी से लदे एक टिपर ट्रक से टकरा गई थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में हुई बस दुर्घटना पर दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। पीएम ने एक्स संदेश में कहा कि आंध्र प्रदेश के मलकापुरम जिले में हुई ये दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। पीएम एनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उधर रामनगरी अयोध्या अपने प्रभु के आगमन की तैयारियों में व्यस्त है। हर तरफ सिर्फ श्री राम धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस खास मौके के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कल मंदिर पूरे दिन श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक विशेष पूजा अनुष्ठान होंगे। इसके बाद दोपहर ठीक 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान सबसे आकर्षक क्षण होगा दिव्य सूर्य तिलक, जब सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस अलौकिक दृश्य को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन सकें। और भगवान को लगभग 6 क्विंटल पंजीरी और पारंपरिक 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में बधाई गान, फूल बंगला, झांकी और भव्य सजावट श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी। शाम को मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा। और नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और घंटियों की गूंज से वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रित, महागौरीति चाष्टमी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी है और अभी हम मां झंडेवाली के मंदिर में हैं। आपको सबसे पहले मां झंडेवाली के पावन सुंदर दर्शन करा देती हूं। आप देखिए मां गौरी का आज आप दर्शन कीजिए। झंडेवाली का लाल रंग का जड़ाऊ लहंगा पहना हुआ है मां ने और साथ में स्वर्ण जड़ित मुकुट है। दाहिनी ओर मां काली और बाईं ओर मां शारदा। आप देखिए पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो मां के जयकारों से गूंज रहा है। जयकारे मां के लग रहे हैं, घंटा बज रहे हैं, कहीं भजन गाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत किया होगा, उपासना की होगी, आज वो कंजक पूजन करके अपने व्रत को सफल बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, सुबह से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और अगर हम मंदिर प्रशासन की बात करें तो आप देखिए एक श्रृंखला में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक कतार में पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ और सबसे बड़ी बात अनुशासन के साथ माँ के दर्शन करने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए? ये दिल्ली से मैम, शास्त्री नगर पास से ही। क्या मांगा माँ से?
बहुत सारा पढ़ाई बहुत तो ब्लेसिंग लेने आया है। ये बताइए, जन्मदिन है आज और इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है कि आज के दिन माँ का आशीर्वाद मिले। कहाँ से आए हैं? जी पहाड़गंज से आए हैं। पहाड़गंज से दर्शन किए? हाँ बहुत अच्छे से। मैम आज दुर्गा अष्टमी है दीदी, कंजक पूजन करके आई हैं या जाके करेंगे? जाके करेंगे। जाके करेंगे। 9 दिन के व्रत है? हाँ जी। माँ के दर्शन किए? हाँ। आज गौरी पूजन कर रही हैं या कल करेंगी? आज ही। आज कर रही है, जाकर करेंगे? हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी झंडे वाली मैया तेरी सदा ही जय। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और एक अलग सा उत्साह और जोश है माँ के मंदिर में आके माँ के दर्शन करने के बाद, क्योंकि आज का दिन जो होता है, जो लोग आज कन्या पूजन कर लेंगे उनके इतने दिन की जो तपस्या है, जो आराधना है, उसका माँ फल देती है और वो पूर्ण होती है जैसे ही कन्या पूजन हो जाती है। सबने अपने अपने श्रद्धा अनुसार माँ का 9 दिन का व्रत किया है, माँ की आराधना की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।